दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ी हुई एक खबर पर लगातार बहस हो रही है। मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का। जेपी नड्डा पिछले लंबे समय से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद ही, और इस समय नरेंद्र मोदी के सामने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उधर मोहन भागवत ने उनके सामने एक शर्त रख दी है कि वो अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद में से एक चुन ले। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का होगा। और जब इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो आरएसएस ने एक ऐसा नाम बढ़ाया जिसको सुनते ही नरेंद्र मोदी को कपकप की छूट गई। और ये सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप नहीं है। संजय जोशी का नाम जैसे ही मोहन भागवत ने लिया, नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई। संजय जोशी हालांकि नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र हैं, आरएसएस से निकले हुए हैं। दोनों ने एक साथ करीब 2 दशक तक बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन गुजरात में दोनों की अदावत भी बेहद फेमस है। वो एक वीडियो जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, वो कैसे आया और उसके बाद फिर लंबे वनवास पर संजय जोशी चले गए। और अब जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी विपक्ष को फेस करते हैं और 4 जून को नतीजे मोदी जी की उम्मीदों के विपरीत आते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन सीटें कुल मिलाकर के सारी ताकत के बावजूद, साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति सब कुछ के बावजूद बीजेपी सीटें पाती है 240 सीटें इधर स्क्रीन पर आ रही थीं और उधर आरएसएस के हेडक्वार्टर झंडेवालान में मीटिंग चल रही थी कि अब अगला स्टेप क्या होगा। दरअसल 10 साल के भीतर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की ताकत को बधिया कर दिया है। मोहन भागवत और आरएसएस के तमाम पदाधिकारी अपने तमाम संस्थाओं में रहते हुए तमाम पदों पर सुशोभित हुए, ऐशो आराम का भी उन्हें अवसर मिल रहा है। जिस संस्था में वो अपॉइंट हुए वहां पर भी वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा मलाई और मस्ती भी पा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर उनकी लगाम ढीली पड़ गई थी। बीजेपी में उनका अब निर्णय काम नहीं कर रहा था। मंत्री कौन होगा, मंत्रियों के काम क्या होंगे, संगठन में कौन आएगा, कौन महासचिव होगा, इस पर कोई नियंत्रण आरएसएस का नहीं रह गया था। और आरएसएस को ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रांडिंग के जरिए आरएसएस को केवल एक शो पीस में तब्दील कर दिया है और झंडे वालान तक ही सीमित कर दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी लगातार उसी आरएसएस का इस्तेमाल करते रहे। मैं इस खबर के जरिए जिस मुद्दे पर आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। पहले उस पृष्ठभूमि पर आपको लेकर के आता हूं कि आरएसएस और मोदी के बीच का ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में राहुल गांधी का फैक्टर क्या है। क्या ये जो तकरार है वो राहुल गांधी की वजह से इतने बड़े पैमाने पर चली गई है कि अब दोनों ही तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं और कोई भी तलवार म्यान में रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंततः नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि जब वो 240 की एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, उस वक्त आरएसएस क्या खेल कर सकता है। तो मैं राहुल गांधी वाले फैक्टर पर आऊंगा, लेकिन जरा पहले पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए कि आरएसएस झंडे वालान में बैठ करके ये देख रहा था कि नतीजा क्या है
और उस नतीजे के बाद उसे क्या निर्णय लेना है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का पितृ संगठन होने के नाते बीजेपी को आगे चलाने की जिम्मेदारी उसी की है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और मोदी के अर्थ को एक कर दिया था। इसकी जिम्मेदारी, इसको बदलने की जिम्मेदारी आरएसएस पर आ गई थी। आरएसएस ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही, बल्कि अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस ने अपना टोन बदला हुआ था, और ये वही फैक्टर है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जहां आज गुजराती लॉबी और आरएसएस के बीच में तनाव है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरएसएस अपने किसी खासम खास की ताजपोशी चाहता है, और वो संजय जोशी हो सकते हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि संजय जोशी के नाम पर मोदी सहमत नहीं हुए, तो मोहन भागवत ने एक दूसरा नाम बढ़ाया वसुंधरा राजे सिंधिया का, और फिर कहा कि राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे संजय जोशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसके बाद तो और भी ज्यादा पसीने आ गए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जो थोड़ा उनकी मुट्ठी में रहे। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि नितिन गडकरी का जो इधर सुर बदला है उसके पीछे भी नागपुर की ताकत है। नितिन गडकरी हालांकि पहले भी मोदी का उस तरह से ढोल नहीं पीटते थे, गुणगान नहीं करते थे, लेकिन इस नतीजे के बाद गडकरी के दो बयान ज्यादा लोकप्रिय हुए, ज्यादा लोगों के दिमाग में एक तरह से उन्होंने नॉक किया, जब गडकरी ने कहा कि मुझे विपक्ष के एक बड़े वयोवृद्ध लीडर ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था। और फिर अभी उन्होंने एक बयान दिया, जब उनसे पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई लालायित नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और फिर अगला वाक्य बोला कि अगर मैं डिजर्व करता होऊंगा तो जरूर बनूंगा। और इसके पीछे माना जा रहा है कि ये आरएसएस का संकेत है जो नितिन गडकरी कह रहे हैं। और ये बयान इसलिए आ रहा है कि जब मोहन भागवत ने कहा कि अगर आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का पद छोड़िए, और प्रधानमंत्री पद के लिए आरएसएस नितिन गडकरी का नाम बढ़ा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी आरएसएस नितिन गडकरी का नाम बढ़ा सकता है, और उसमें राष्ट्रीय महासचिव पर तो यह तय हो गया है कि संजय जोशी रहेंगे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय महासचिव, उनको तो रहना ही रहना है। और अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया को बना लीजिए या फिर गडकरी को बना लीजिए। पैच इतना बुरी तरीके से फंस गया है कि अब मोदी के गले में जो फंसी हुई हड्डी है वो निकलते बन रही है ना उगलते बन रही है। इस पूरे संघर्ष के बीच, खिंचाव के बीच, तनाव के बीच राहुल गांधी का क्या रोल है? मैं जिस राहुल गांधी के फैक्टर की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आरएसएस के हाथ से नरेंद्र मोदी गुजराती लॉबी बेलगाम हो चुकी थी। जैसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, बीजेपी के तमाम नेताओं ने बम्बार्डमेंट किया था, राहुल गांधी पर हमले किए गए थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, लेकिन वो विवेकानंद की स्टैच्यू पर नहीं गए, और कभी उनके टी शर्ट पर सवाल खड़े हो रहे थे तो कभी उनके ब्रांडिंग को लेकर के। लेकिन आरएसएस ने पहली बार राहुल गांधी की तारीफ की थी, कहा था कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की भी प्रशंसा की गई थी। तब से ही राहुल गांधी का फैक्टर आरएसएस और मोदी के बीच धीरे धीरे काम करने लगा। क्या इसे आप मानेंगे? उस समय तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आरएसएस नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए, नरेंद्र मोदी को चेक करने के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन असल में एक दूसरी व्याख्या जिसे मैं करता हूं
कि आरएसएस किसी भी कीमत पर अपने वजूद को कायम रखना चाहता है। आरएसएस जो 1925 में स्थापित हुआ, जिसका नाम गांधी जी की हत्या में आया, गांधी की हत्या का जश्न जिसने मनाया और डिनाई किया कि नाथूराम गॉडसे से उसका कोई लेना देना नहीं, प्रतिबंध लगा आरएसएस पर। फिर उसके बाद वो प्रतिबंध हटा दिया गया और इस शर्त पर कि कभी राजनीतिक कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होंगे, केवल सांस्कृतिक संगठन बनकर के रहेंगे। लेकिन आरएसएस हमेशा दोगली बात करता रहा है। उसके केवल दो गले नहीं हैं, उसके कई मुख हैं। एक जबान से कुछ और कहना, दूसरी जबान से कुछ और कहना, एक हाथ से कुछ करना, दूसरे हाथ से कुछ करना, तीसरे हाथ से कुछ करना, ये सब अदृश्य शक्तियां हैं आरएसएस की। भ्रमित करना। इसीलिए मधु लिमये कहा करते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। वो उस कमिटमेंट के बाद, बल्कि ये कहें कि उस माफी के बाद, और आरएसएस की ये खूबी है माफी मांगने में बहुत माहिर है। दूसरी बार प्रतिबंध लगता है आपातकाल में, और उस समय भी आरएसएस के लीडर्स ने इंदिरा गांधी को बाकायदा लिखित में माफीनामा दिया कि आप हमको छोड़ दीजिए, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। आपातकाल में, जो आपातकाल को कोसते हैं, उनके आका देवरस जैसे कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी थी इंदिरा गांधी को कि आप हमको छोड़ दीजिए, हम माफी मांगते हैं और हम कभी आपके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। इसके बाद तीसरा प्रतिबंध लगा जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया 1992 में, और आरएसएस फिर धीरे धीरे उस हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी को मजबूत करते हुए यहां तक लेकर के आया कि अन्ना आंदोलन के पीछे एक बड़ी साजिश, एक बड़ी योजना आरएसएस की ही थी, जिसमें पैसा और बहुत सारे लोगों को एकत्रित करना, मीडिया के जरिए यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा बनाना, लेकिन वो पीछे अदृश्य था आरएसएस। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस ने 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत हासिल किया एक अकेली पार्टी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहां से दबोच लिया आरएसएस को, और आरएसएस को पीछे करना शुरू किया। नीतियां, निर्णय सब नरेंद्र मोदी के आरएसएस के पुराने एजेंडे पर जरूर काम किया, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का इश्यू हो, ये उसने पूरे किए। कई और मुद्दे लेकर के आए जो विभाजन करने वाले थे, जो विशुद्ध सत्ता पाने के और वोट पाने के मुद्दे बनते हैं। और जब आरएसएस को पीछे नरेंद्र मोदी करते गए तो आरएसएस ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का नाम लेकर के एक तरह से चेक किया और यह सोचा कि राहुल गांधी शायद भ्रमित होंगे और आरएसएस पर हमला करना बंद करेंगे। उनको यह लगेगा कि आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से खफा है, तो वो आरएसएस पर हमला करना बंद कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी नेहरू के बाद पहले गांधी परिवार और पहले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि लड़ाई आइडियोलॉजिकल है और बीजेपी से नहीं बल्कि असली मुकाबला तो आरएसएस से है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी पर जो हमले करते हैं वो हमले नीतियों से जुड़े होते हैं। वैचारिक हमला सीधे तौर पर आरएसएस पर होता है और राहुल गांधी ने कभी भी आरएसएस पर अपने आप को मंद नहीं किया, कभी उस पर बोलना कम नहीं किया, बंद नहीं किया। और ये जो कष्ट है आरएसएस का, ये जो उसका डर है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की असलियत को जब समझ लिया है, सावरकर पर खुल के महाराष्ट्र में बोलने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने ये चिंता नहीं की कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को चुनाव भी लड़ना है, और उस डराओ मत के नारे के साथ राहुल गांधी ये सब कर जाते हैं। आरएसएस अंदर से कांप रहा है।
नरेंद्र मोदी को संभवतः उतना डर राहुल गांधी का नहीं होगा। अमित शाह को हो सकता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया है, सत्ता बदलते ही ये तमाम एजेंसियां घुटनों के बल बैठी होंगी और फिर ये वही पालतू तोता और कबूतर बनकर के ये काम कर रही होंगी। यहां तो बहुत सारा है इन 10 साल का हिसाब किताब, लेकिन असल में जो सबसे बड़ा खौफ है वो आरएसएस के भीतर है। आरएसएस इस बात को समझता है कि राहुल गांधी के हाथ में इस देश की सत्ता जैसे ही आएगी, वैसे ही सबसे बड़ा हमला आरएसएस की आइडियोलॉजी पर होगा, उस हिंदुत्व की राजनीति पर होगा जो लगातार और धीरे धीरे अंदर रह करके मजबूत होती चली गई। उसको समूल नष्ट करने का जो इरादा राहुल गांधी का दिख रहा है आरएसएस को, आरएसएस उससे व्याकुल है और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को अपने खांटी अपने लोगों के जरिए, जिसमें केवल सत्ता का मामला ना हो, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए केवल सत्ता जरूरी है, लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी चले भी जाएंगे और जिस तरह का कि लोकप्रियता राहुल गांधी को मिल रही है, राहुल गांधी जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में है, जिस तरह से विश्वसनीय बनकर के उभरे हैं, नौजवानों के एक सबसे बड़े आइकॉन के रूप में, किसानों के बड़े हितैषी के रूप में, और कौन सा ऐसा वर्ग है इस देश में, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, दक्षिण भारत के लोग हों या उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के हो, सारे लोगों में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता की का एक तरह से ज्वार आया है, उसने आरएसएस की चूल्हे हिला करके रख दी हैं और इसलिए आरएसएस सोचता है कि किसी तरीके से बीजेपी को बचाया जाए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे बीजेपी को हाईजैक कर लिया, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को उद्घाटित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस दिन पार्टी से जुदा होंगे, जिस दिन वो एक तरह से अप्रासंगिक होंगे, उसी दिन बीजेपी का भी बोरिया बिस्तरा समट जाएगा, क्योंकि मोदी बीजेपी बन गए हैं और उनके अप्रासंगिक होते ही, उनके बाहर जाते ही बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। और ये डर आरएसएस को सता रहा है और इसीलिए आरएसएस किसी भी तरह से बीजेपी को मजबूत बना करके रखना चाहती है। उसके पास अभी कोई और विकल्प नहीं है। ये असली राहुल गांधी का फैक्टर जो आरएसएस और मोदी, अमित शाह के बीच में आड़े आ रहा है और वो आरएसएस को मजबूत कर रहा है कि वो अपना अध्यक्ष बनाए, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे संजय जोशी हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो। हालांकि एक नाम और है जिसकी चर्चा हो सकती है, वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2 बार लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के संविधान में तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राजनाथ सिंह का नाम आता है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा बीजेपी को अपने संविधान में। और राजनाथ सिंह एक ऐसा नाम है जो आरएसएस के प्रति भी झुका हुआ है और मोदी भी जानते हैं कि ये हमारे नियंत्रण में रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि राजनाथ सिंह के नाम पर क्या आरएसएस तैयार होगा? उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो चुनौती आरएसएस के लिए बनकर के खड़े हो गए हैं और वो जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं उस आरएसएस पर कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं, जो नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं, विभाजन करते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो फांसीवादी हैं अपने सोच में, वर्णवादी हैं, जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के चल रहे हैं, इनको राजनीति से बाहर करना है। इस आरएसएस का इस देश में कोई वजूद नहीं होना चाहिए वैचारिक स्तर पर। और जो आइडिया ऑफ इंडिया स्वाधीनता आंदोलन में बनकर के सामने आया था, वही आइडिया ऑफ इंडिया इस देश को संचालित करेगा। ये जो राहुल गांधी की सोच है उसने आरएसएस की चूल्हे हिला करके रखी हैं और इसलिए वो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये है आरजी फैक्टर। शुक्रिया।